नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। आज का सेशन है स्पेशली सीटेट पर बेस्ड। अभी आपको पता है कि सीटेट एग्ज़ाम हाल ही में होने वाले हैं, जिसके रिगार्डिंग काफ़ी लोगों की क्वेरीज़ भी हैं और मैथ्स से बड़ा डर रहता है लोगों को कि सर सीटेट में जो मैथ्स आती है वो सॉल्व नहीं होती है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो डिस्कस किया है और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि स्पेशली अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। फिर आगे चलकर अगर आपको चैप्टर वाइज वीडियो चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा, मैं उस चैप्टर का वीडियो आपको बना के दे दूँगा। स्पेशली अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हैं, मतलब उसमें सारे क्वेश्चंस मिला जुला कर वन बाई वन पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन किस टाइप का है और कैसे सॉल्व करना है। तो एक प्रॉब्लम है आपके सामने, तीन ब्रांड ए, बी तथा सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। क्वेश्चन कैसे करना है, टाइप क्या है कि तीन ब्रांड के पेन हैं ए, बी और सी। उसके पास कुछ पैकेट हैं, लेकिन वो पैकेट में जो पेन है वो 10, 12 और 24 हैं। और कंडीशन क्या है कि वो ये चाहता है कि तीनों प्रकार के पेन समान मात्रा में बिक जाएं या समान मात्रा में हम खरीदें। तो हमें ये बताना है कितने पैकेट उसे खरीदने होंगे अलग अलग वैरायटी के, जो ए, बी और सी हैं। तो दो तीन बातें यहाँ समझनी है। सबसे पहले तो ब्रांड ए, बी, सी हैं और उसमें जो नंबर ऑफ पेन है वो अलग अलग हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पेन जो उसको बेचने हैं वो सब बराबर होने चाहिए। इसका मतलब है कि जब पेनों की संख्या अलग अलग है और टोटल नंबर ऑफ पेन जो बेचने वो बराबर होने चाहिए, इसका मतलब पैकेटों की संख्या भी अलग अलग ही होगी। लेकिन कितनी होगी, इसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें यह समझना है कि अगर किसी पैकेट में 10 पेन हैं, किसी में 12 हैं और किसी में 24 हैं, तो सबसे पहले हमें एलसीएम ले लेना चाहिए। एलसीएम क्या बताएगा, एलसीएम बताएगा कि कुल कितने पेन बेचने हैं। इसका मतलब है अगर हम एलसीएम लेंगे तो 120 आएगा। मतलब ये एज्यूम हो गया कि हर वैरायटी के 120 पेन हमें बेचने हैं। अब एक पैकेट जिसमें 10 पेन आते हैं और आपको बेचने 120 पेन हैं, इसका मतलब अगर 10 से हम डिवाइड कर देंगे तो 12 पैकेट बन जाएंगे। ऐसे ही जिस पैकेट में 12 पेन आते हैं और आपको बेचने 120 पेन ही हैं, इसका मतलब आपको 10 पैकेट बेचनी होंगी, 12 दाम 120। और इसी तरीके से जो 24 पेन वाला पैकेट है उसके 5 पैकेट बेचने होंगे। तो हमें क्या करना है, पहले जो भी पेन अलग अलग दिए हैं उनका एलसीएम लेना है। ये एलसीएम बताएगा कि आपको समान मात्रा में कितने पेन बेचने हैं, वो 120 हैं। हर टाइप के 120 पेन आपको बेचने हैं। अब 120 पेन हमने जो एज्यूम किया है वो हर टाइप के हैं और आपको अलग अलग टाइप के कितने पैकेट बनाने हैं वो पता चल गया, क्योंकि 10 पेन जिस पैकेट में आते हैं उसके 12 बंडल बन जाएंगे, 12 पैकेट, 12 पेन वाले 10 पैकेट, और अगर आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। मतलब सब वैरायटी के आपने 120 पेन बेच भी दिए और अलग अलग पैकेट आपने डिसाइड कर लिए। और एलसीएम क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि न्यूनतम बताना है, इसीलिए मैंने एलसीएम पॉइंट लिया है। और एलसीएम पॉइंट ही वो वैल्यू होती है जो सबसे कम होती है, न्यूनतम होती है तीनों के रेफरेंस में। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अगर ये क्लियर है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली प्रॉब्लम क्या है, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। सिंपल सी बात है, कोई भी स्क्वायर होगा और अगर उसकी एक भुजा 4 है तो सारी भुजाएं 4 होंगी। कंडीशन क्या है कि इसे काटकर 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है। अब अगर इसे काट कर ऐसे 4 बराबर भागों में बांट दिया जाएगा, इसका मतलब जो भुजा 4 है वो एक भुजा क्या बन जाएगी, 2। इधर भी ये 2 हो जाएगी, इधर भी ये 2 हो जाएगी, इधर भी ये 2 हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो नया वर्ग बन रहा है, ये 4 छोटे छोटे वर्ग बनेंगे,
इनमें प्रत्येक की जो भुजा होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी। बताना क्या है हमें? बताना है कि जो छोटे वर्ग बने हैं उसमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर ये 4 टोटल था और जब इसको मैंने 4 भागों में बांटा तो जो छोटा वर्ग बना उसकी एक भुजा क्या होगी 2, और अगर ये 2 भुजा हो गई तो आपको पता है इसका क्षेत्रफल क्या होगा 4, क्योंकि भुजा का स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल मतलब क्या, भुजा का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो गया। क्लियर? बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम आई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि विषम संख्याएं क्या होती हैं। विषम संख्याएं वो संख्याएं जो किसी दूसरी संख्या से डिवाइड ना हो, वो केवल एक से डिवाइड होगी या स्वयं से। फिर बात आती है कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी विषम संख्या 2 है। और जैसे ही आपने कहा सबसे छोटी विषम संख्या 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो जो 2 अभाज्य तो है लेकिन क्या वो विषम है? नहीं, वो तो सम है ना। इसीलिए पहला स्टेटमेंट ही यहाँ पे आपका रॉन्ग हो गया। तो आपको आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, पहला ऑप्शन ही सही है, क्योंकि सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं होती हैं, क्योंकि उसमें 2 भी है। 2 को छोड़कर आप आगे बात करेंगे तो ये कंडीशन मानी जाएगी। अगले स्टेटमेंट आप चेक करें ना करें, क्योंकि आपको एक आंसर मिल गया है और सारे सही होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में एक से अधिक आंसर हो नहीं सकते। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें एक बार नॉलेज के पर्पज से तो पढ़ लीजिए। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं, बिल्कुल। अभाज्य संख्याओं केवल 2 गुणनखंड होते हैं, बिल्कुल अभी बताई गई बात कि एक से डिवाइड होगा या स्वयं से, इसलिए केवल 2 गुणनखंड होंगे। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं, बिल्कुल बात सही है। एक अंक वाली केवल 2, 3, 5 और 7, ये 4 ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जो एक अंक वाली हैं। क्लियर है? अच्छा क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी, मतलब एक ऐसी संख्या बतानी है जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सबसे विभाजित हो जाए। तो ऐसा जो कैसे पॉसिबल है निकालना, इसके लिए एक बेसिक सा अप्रोच है कि आपको पता है 1 से लेके अगर हम 10 तक लिखेंगे और सभी से विभाजित होने वाली संख्या चाहिए, तो इसका मतलब है इन सबका हमें एलसीएम लेना होगा, लासा लेना होगा। और अगर आप इन सबका एलसीएम लेना जानते हैं तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि सभी से विभाजित होना है, मतलब सबका एलसीएम जो पॉइंट होगा, क्योंकि एलसीएम ही ऐसी वैल्यू होती है जो प्रत्येक संख्या से डिवाइड होती है। तो जब आप 1 से लेकर 10 तक का एलसीएम लेंगे तो वो 2520 आएगा, यही इसका आंसर है। और ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली याद भी रखें कि अगर बिना ऑप्शन का भी है तब भी आप बताएं कि 1 से 10 तक विभाजित होने वाली वो छोटी छोटी संख्या क्या है। 1 से 10 तक कोई भी नंबर है आप सबसे डिवाइड कर सकते हैं, तो वो 2520 है जो कि एलसीएम पॉइंट होगा इन सबका। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा के पास केवल ₹5 और ₹10 के सिक्के हैं, यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है और ₹160 का धन है, तो उसके पास ₹5 और 10 के सिक्कों की संख्या बतानी है। देखिए ये प्रॉब्लम अगर हम बहुत ज़्यादा टेक्निकली सॉल्व करेंगे और मान के लगाएंगे तो फिर एक्स और वाई और वो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ऐसे सवालों को बहुत ज़्यादा आप वेरिएबल में मत जाइए। आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं और आपको पता है ऑप्शन में ही आंसर होता है, तो क्यों ना हम ऑप्शन से ही डील करें। और अगर ऑप्शन से डील करेंगे तो पहले चेक करना है कि इन्होंने बोला सिक्कों की संख्या 25। अब अगर ऑप्शन से देखें तो दोनों टाइप के सिक्कों का सम 25 आ रहा है, सब में 25 आ रहा है, 15, 10, 25, 20, 5, 25, लेकिन सही कौन सा होगा? तो आपको ये भी पता है कि जो पहला है वो 5 रुपए का सिक्का और दूसरा 10 रुपए का। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन से कि किसमें से वो अमाउंट बनेगा। तो जो पहला ऑप्शन वो क्या है कि अगर 18 सिक्के हैं 5 रुपए के, इसका मतलब 90 रुपए बनेंगे, 18 पंचे 90, प्लस 10 के जो सिक्के हैं वो 7 हैं, इसका मतलब 70 रुपए बनेंगे 10 के सिक्कों से, और 9, 7, 16 टोटल जोड़ देंगे तो कितने रुपए हो गए 160, जो कि क्वेश्चन में दिया है।
इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर है, आगे आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। बताइए, बात समझ में आ रही है? सिक्कों की संख्या पता है और वो सिक्के कितने रुपए वाले हैं वो पता है, तो बस मल्टीप्लाई करके आपको जोड़ देना है और देख लेना है कि जो क्वेश्चन में टोटल अमाउंट दिया है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है मतलब बिल्कुल आंसर आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन का एक बेसिक सा क्वेश्चन आया था, छोटा सा, बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन चलाए, फिर भी मैं आपको थोड़ी हिंट देता हूँ। देखिए यहाँ पे 17.5 का 3 से गुणा करना है, तो 17 का 3 गुना 51 और 1.5 और आपको जोड़ देना है, तो 52.5, 52.5 हो गया इतना। उसके बाद माइनस के बाद ये बॉडमॉस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये डिवाइड का साइन है, तो ये हिस्सा आपका डिवाइड बाई 7 है, तो 3 7 जा 21, तो ये हिस्सा पहले सॉल्व कर लेना चाहिए था, तो 3 आ गया यहाँ से डिवाइड वाले पार्ट पे। माइनस इंटू वाला जो प्रोसीजर है 12.5 इंटू 3, तो ये 12 3 36 और 1.5 और, तो ये हो गया 37.5। अब 37.5 और 3 माइनस माइनस के हैं और 52 प्लस का है, इसका मतलब ये दोनों पहले आपस में जुड़ेंगे और टोटल में से घटा देंगे, तो 37.5 और 3 40.5, 40.5 और 52 घटा देंगे 52 में 40.5, तो आंसर हो जाएगा 12। यही आपका सही आंसर है। तो इसमें तो कुछ नहीं करना था, सिंपली बॉडमॉस लगाना है, पहले यहाँ आपको डिवाइड कर लेना है, ये दोनों इंटू अलग अलग कर लेने, और बाद में प्लस में से दोनों वैल्यू घटानी है, तो आप पहले दोनों को जोड़ लें और टोटल में से घटा दें। बिल्कुल क्लियर। चलिए एक और टेक्निकल क्वेश्चन देख लेते हैं। 1/6 ऑफ द ट्रीज इन अ गार्डन आर नीम ट्रीज। कोई गार्डन है, उसमें जो टोटल पेड़ हैं उसका छठा हिस्सा नीम के पेड़ हैं, आधे वृक्ष अशोक के हैं, अशोक के पेड़ हैं आधे, और शेष जो है वो यूकेलिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष होंगे? अब देखिए ऐसे सवाल भी बहुत टेक्निकली लोग जो है डील करते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि जब भी ऐसा कोई सवाल आए जहाँ पे लिखा हुआ है 1/6 ऑफ द ट्री इन अ गार्डन आर नीम ट्री, तो आप उसमें एक्स और वाई के चक्कर में मत पड़ें, आप सीधा सीधा मान लीजिए कि टोटल पेड़ ही 6 हैं। क्यों? क्योंकि जब 6 टोटल मान लेंगे तो उसका छठवां हिस्सा निकालना आसान हो जाएगा, तो इसका मतलब छठवां हिस्सा 6 का निकालेंगे तो 1 आएगा, जो कि कौन सा पेड़ है? नीम का। अब इसके बाद बात आती है आधे वृक्ष अशोक के हैं, आधे वृक्ष का मतलब 6 का आधा कितना? 3, 3 पेड़ किसके हो गए? अशोक के हो गए। अब जरा बताइए, नीम पता है, अशोक पता है, तो जो 2 बचे वो तो यूकेलिप्टस के ही होंगे, क्योंकि टोटल 6 हैं, तो 3 1 4, 2 जो बचे वो यूकेलिप्टस के हो गए। तो जो 6 पेड़ मैंने माने थे उसमें मैंने पहले तो डिवाइड कर दिया, एक भाग उसका मतलब छठा हिस्सा मतलब एक वैल्यू वो हो गई हमारे लिए नीम की, 3 हो गए हमारे लिए अशोक के, 2 हो गए हमारे लिए यूकेलिप्टस के। अब जरा बताइए 3 1 4 और 2 6, टोटल पेड़ 6 हैं। अब यहाँ जो शर्त है वो क्या? नीम के वृक्षों की संख्या 5 है। नीम के वृक्ष आपने कितने निकाले हैं मानने के अकॉर्डिंग? 1, मतलब इस 1 का मान कितना दिया है क्वेश्चन में? 5। हमसे पूछा गया यूकेलिप्टस बताइए, यूकेलिप्टस कितना? 2, इसका मतलब 1 की वैल्यू अगर 5 है तो 2 की वैल्यू क्या होगी? उसका डबल, मतलब आंसर हो गया सिंपली 10। बताइए कोई समस्या लग रही है आपको? हमने क्या किया, सिंपली आपको टोटल ही 6 मान लिया और उसमें डिवाइड कर दिया है कि एक छठा हिस्सा 6 का 1 होगा, आधा 6 का 3 होगा, तो 3 1 4 हो गया, बचा कितना? 2, जो 2 होगा वो यूकेलिप्टस कहलाएगा। नीम 1 है, उसका मान 5 है, तो 2 बराबर क्या होगा? 10 होगा। अगर कोई पूछता टोटल पेड़ कितने थे बाग में, तो 6 बराबर निकाल देते तो 30 हो जाता। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 बजे प्रस्थान करती, 16:30 का मतलब हो गया ये सायं, और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 बजे पहुंच जाती। 8:45 का मतलब हो गया सुबह। इस यात्रा का कुल समय बताना है। अब 29 को शाम को स्टार्ट होती है, तो जब 30 शाम होगी, 30 को 4:30 बजेंगे, 16:30 होगा, तो 24 घंटे बीत चुके होंगे। सिंपल सा लॉजिक है। इसका मतलब है 30 तारीख तक जब आप 4:30 बज जाएंगे, 16:30 हो जाएगा, तो आपने 16:30 तक आपने 24 घंटे बिता दिए। अब इसके बाद
30 तारीख को शाम 4:30 बजे से पूरी रात बीतनी है और सुबह आनी है। तो जब शाम 4:30 से सुबह के 4:30 बजेंगे तो 12 घंटे और बीत जाएंगे, मतलब अब 31 तारीख आ गई। इसका मतलब 24, 12, 36 घंटे तो हो गए। लेकिन अभी सुबह के 4:30 बजे हैं, मैंने 29 से 30 डायरेक्ट 24 घंटे ऐड किए और 4:30 बजे शाम से सुबह के 4:30 बजे 31 तारीख को 12 घंटे और ऐड कर लिए। अब 4:30 के बाद जो मॉर्निंग का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग तड़के का, उस 4:30 से हमें 8:45 तक आना है। इसका मतलब है 4:30 से 8:30, मतलब 4 घंटे और 15 मिनट और। इसका मतलब 24 पहले हो गया था, 12 घंटे और बीत गए और 4 घंटे और 15 मिनट और बीतने हैं। इसका मतलब 24, 12, 36 और 4 घंटे सुबह के, मतलब 40 घंटे 15 मिनट, यही आपका आंसर है। तो इसमें कुछ नहीं करना था, आप टेक्निकली जो है धीरे धीरे आप प्रैक्टिकली सोच सकते हैं इसमें कि भाई एक दिन बीतेगा तो 24 घंटे, फिर एक दिन का आधा हिस्सा मतलब 12 घंटे जो बीतेंगे 24 में से, तो 12 घंटे और ऐड कर देंगे, फिर सुबह हो जाएगी तो 4:30 घंटे, 4 घंटे 15 मिनट का समय और लगना है। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत के रूप में दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या है? 45, 60, 90, 120। कोई वायर है, कोई तार है और उसको आयत के फॉर्म में तोड़ा गया है, मोड़ा गया है। अब अगर आयत बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा और टोटल जो लेंथ है वो आपको पता है 180। और आयत क्या होता है? रेक्टेंगल जिसका परिमाप आप निकाल लें तो परिमाप क्या है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई का, 2l प्लस b। और ये वैल्यू आपको पता है 180 सेंटीमीटर होती है। अब जरा बताइए, जो लंबाई है टोटल वायर की वही तो ये रेक्टेंगल बना रही है और ये 180 दिया है। चौड़ाई कितनी है? 30। इसका मतलब है अगर हम l प्लस b और b का मान क्या है? 30, और इस 2 को इधर डिवाइड में ले आए तो 180/2 करेंगे तो 90 आ जाएगा। हमें चाहिए कि लंबाई निकालनी है। इसका मतलब 30 इधर घटा देंगे 90 में से तो बचेगा क्या? 60। मतलब आंसर हो गया सिंपल। तो सिंपली आयत, उसकी परिमाप के बारे में पता है और चौड़ाई पता है, लंबाई हमें बताना है। अगर यहीं पर एरिया आपसे पूछा जाता, क्षेत्रफल, तो आप l इंटू बी लगा सकते थे। लंबाई मैंने अभी 60 निकाली है, चौड़ाई आपको 30 पता है, तो आप l इंटू बी कर देंगे, इसका क्षेत्रफल भी आ जाएगा। बताइए, कोई समस्या आपको नहीं होगी यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टेबुलेशन का चार्ट आता है और इस पर आधारित क्वेश्चन एक ही पूछा गया, लेकिन देखने में बड़ा लगता है कि भाई इतना लेंदी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, लेकिन कुछ है नहीं, बस आपको डेटा एनालाइज करना है और जो क्वेश्चन कह रहा है उसको आपको समझना है। कोई सुपरमार्केट है, उसमें अलग अलग सब्जियों के रेट दिए हैं। संजय ने आधा किलोग्राम टमाटर, 1 किलोग्राम आलू, आधा किलोग्राम गाजर और 250 ग्राम मिर्ची और 6 नींबू खरीदे और 200 का नोट दिया। बताना कितने रुपए वापस मिले। सिंपल, जो आप नॉर्मली करते हैं शॉपिंग में। अब आधा किलोग्राम अगर टमाटर खरीदे तो आधा किलोग्राम का रेट कैसे डिसाइड होगा? तो टेबल जब आप पढ़ोगे तो टेबल में क्या लिखा कि भाई 1 किलोग्राम जो टमाटर है वो 40 का है। इसका मतलब आधा किलोग्राम कितने का पड़ा? 20 का। प्लस 1 किलोग्राम आलू लेनी है। अच्छा, 2 kg जो है वो 25 की है। इसका मतलब 1 kg जो आलू होगी वो 12.5 की हो जाएगी, 12.5 रुपए की। प्लस आधा kg गाजर लेना है। गाजर 20 रुपए की 250 ग्राम और लेना हमें आधा kg। इसका मतलब 250 ग्राम मतलब आधा kg गाजर लेना है। 250 ग्राम का डबल करेंगे 500 ग्राम, आधा kg मतलब 40 रुपए हो गए इसके। प्लस 250 ग्राम मिर्ची लेनी है। मिर्ची 100 ग्राम 10 रुपए की है तो 250 ग्राम 25 की होगी, 200 ग्राम हो गई भाई 20 की और 5 रुपए की 50 ग्राम और, तो 25 रुपए आपने मिर्ची के लिए दे दिए और 6 नींबू खरीदे। अब 4 नग मतलब 4 अगर नींबू आप खरीद रहे हैं तो 10 रुपए लेता है आपसे, तो 6 नींबू अगर खरीदेंगे तो क्या होगा? 15 रुपए लेगा।
तो इस तरीके से ये सारी वैल्यू आपने खर्च की और नोट कितने का दिया, 200 का। अब इन सबको जोड़ लेना है और 200 में से घटा देना है। तो 40 20 60 और 20 80, 10 90 और ये 100 और 112.5, मतलब सारा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40 40 80 20 100 और 12, मतलब 112.5 रुपये आपने खर्च किए। नोट कितने का है, 200 का। तो 200 में से जब आप 112.5 घटा देंगे तो बस सिंपली आपका आंसर हो जाएगा कितना, 87.5, 87.5 रुपीज। बताइए, इससे आसान सवाल हो सकता क्या? कुछ भी नहीं है इस सवाल में। क्लियर है? अच्छा, अगर क्लियर है तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग है और उसकी पार्किंग की लिस्ट है कि भाई 2 घंटे तक अगर आप कार पार्क करेंगे तो 50 रुपये, 2 घंटे से ऊपर लेकिन 5 घंटे तक तो 75 रुपये, 5 घंटे के ऊपर तो 8 घंटे तक प्रति अतिरिक्त घंटा, 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक 150 रुपये। इस तरीके से लिस्टिंग है। शर्त क्या है कि राजीव ने अपनी कार को 7 बजे सुबह पार्क किया और वो उसी दिन शाम को 4:30 पे आ गया। बताना कितने रुपए देने होंगे। इसका मतलब है कि जब 7 बजे हमने गाड़ी लगाई और शाम को 4:30 बजे उठाई, इसका मतलब 5 घंटे सुबह हो गए, 7 5 12, और इधर 12 से 4:30, मतलब 4.5 घंटे और हो गए। तो 5 4 9, 9.5 घंटे का भुगतान हमें करना है। तो क्या भुगतान अलग अलग होगा? नहीं, अलग अलग नहीं होगा। शर्त में स्लैब है। अब आपको स्लैब पकड़ना है, किस स्लैब में हमारा रेट आता है। तो इन्होंने क्या कह रखा है कि 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक का जो पेमेंट है वो 150 रुपये ही पड़ेगा। इसका मतलब 9.5 घंटे वाला जो स्लैब है वो किस स्लैब में आता है, डी स्लैब में आता है। मतलब जो डी वाली शर्त है वो आपके लिए लागू होगी, क्योंकि आपने इसी के दौरान गाड़ी उठाई है, इसी टाइम ड्यूरेशन के बीच में। मतलब जो आपका पेमेंट होगा वो सिंपली 150 रुपये करना होगा आपको, और किसी स्लैब से कोई मतलब नहीं है। अगर 12 घंटे से ज़्यादा हो जाते तो आप आगे की बात करते हैं। बताइए, क्लियर है? क्योंकि लिखा हुआ उसी दिन, मतलब अगले दिन की बात नहीं। अगले दिन होती तो कुछ और आप सोचते। जब आप सुबह आए और उसी दिन शाम को आ गए, मतलब सेम डे का काउंटिंग है और घंटे आपको पता है कि 9.5 घंटे हुए। क्लियर? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत बेसिक सा पूछा गया था। आरोही क्रम में अरेंज करना है और उसमें बताना कौन सी संख्या तृतीय स्थान पे होगी। सबसे छोटी संख्या, आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़े पे जाना है। तो सबसे छोटी संख्या पहले अगर आप इसमें देखें तो 0.77 है। फिर अब बात आती दूसरी संख्या, इसके बाद कौन सी होगी, तो 7.07, 7.70, यहाँ पे ये डिजिट बड़ी है इससे, 707, इसका मतलब है 0.7, ये दूसरे नंबर पे आ गई। अब बात तीसरे की है। तो तीसरे के लिए आपको पता है कि यहां पर 2 हैं ये। अब अगर ये 70, ये 0.7 है तो यही छोटा होगा, इसका मतलब 0.7, और आप आगे 0 लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं। और यहाँ पे अगर आप चौथा नंबर लिखते तो 7.70 और एक 0 और आप और लगा सकते थे, और लास्ट में जो आ जाता वो आ जाता 7.707। तो इस तरीके से मैंने इसको छोटे से बड़े में अरेंज कर दिया है। सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। लेकिन हमें चाहिए तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे कौन है, 7.07, मतलब 7.07, और ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा तीसरा। बताइए, क्लियर है? अच्छा, अगर ये क्लियर है तो इसमें तो आपको कोई डाउट होने वाला नहीं है। एक और प्रॉब्लम है लास्ट, इसको भी डील कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और आया था, एक 5 अंकों की संख्या है, दहाई के स्थान का अंक 8 है, इकाई के स्थान का अंक, दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है, हजार के स्थान का अंक 0 है, 100वें स्थान का अंक
इकाई के स्थान का 2 गुना और 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 3 गुना है। देखिए बहुत सारा लिखा हुआ है और अगर आप इसमें पूरा दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो शायद परेशान हो जाए, बट इसमें एक लाइन में ही सवाल ख़त्म हो जाता है। और अगर वो आप ऑप्शन अच्छे से देख लेते हैं तो आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। एक लाइन इसमें लिखी हुई है, वो क्या है कि 1000 का स्थान पे अंक 0 आना चाहिए। और अगर इन पांचों ऑप्शन में देखें तो 1000 पर केवल एक ही ऑप्शन में 0 है और कहीं 0 नहीं है, बस यही खत्म, यही आंसर है इसका। इसमें आपको कोई अगला पॉइंट डिस्कस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, 1 सेकंड में आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप पूरा चेक करना चाहें स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग से भी हम आपको कंफर्म करा देते हैं। पहला क्वेश्चन शर्त क्या है कि दहाई के स्थान का अंक 8, दहाई के स्थान मतलब इकाई के बाद दहाई दूसरे नंबर पे। अब दूसरे नंबर पे 8 दो जगह है, मतलब ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है, मतलब इकाई के स्थान का जो अंक है वो दहाई का 1/4 है, मतलब 8 का 1/4 मतलब 2, दोनों में 2 है, तो अभी तो यहां से कंफर्मेशन नहीं होगी। लेकिन जैसे ही अब अगले ऑप्शन में बढ़ेंगे तो क्या लिखा, 1000 के स्थान का अंक 0, मतलब क्लियर हो गया कि भाई पहला तो हो ही नहीं सकता, यहां 1000 पे तो यही है 0। डन। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप बेसिक अप्रोच लगाकर बिना फार्मूले के डायरेक्टली आप ऑप्शन से क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉमन अप्रोच लगाइए, कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज का सेशन देखने के लिए आप सभी का। कैसा लगा सेशन ये बिल्कुल आप बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।